Good morning, viewers. Welcome to this law lecture series. Today's topic is Law as to Presumption of Facts, Part 4, mixed in Hindi and English languages. Here is the synopsis of the topic. General. In the earlier lectures, I have clearly stated that only facts can be presumed. Facts alone are presumable. केवल तथ्य प्रकल्पनीय होते हैं. Law is not to be presumed. विधि presumable नहीं होती है. प्रकल्पना तथ्य की होती है, विधि की नहीं. Facts are presumable and not law. तथ्य प्रकल्पनीय होते हैं, विधि नहीं. प्रकल्पना के लिए आवश्यक है. प्रकल्पना के लिए यह आवश्यक है कि ये तीन रिक्विजिट्स, ये तीन अपेक्षाएं पूरी हों. तीनों अपेक्षाओं के पूर्ण होने पर ही तथ्य की प्रकल्पना की जा सकती है. तीन अपेक्षाएं क्या हैं? What are those three requisites to raise a presumption of fact? Look here. First, authority of law. A presumption of fact requires authority of law. विधिक प्राधिकार प्रथम अपेक्षा है. आपको बता चुका हूं पिछले व्याख्यानों में कि विधि के न्यायालय प्रकल्पना पर नहीं चलते, अनुमान पर नहीं चलते, वे साक्ष्य एवं सामग्री पर चलते हैं. किंतु यदि विधि द्वारा ही उन्हें प्राधिकृत किया जा रहा है कि वे प्रकल्पना कर सकते हैं या कि उन्हें प्रकल्पना करनी होगी, तो निश्चय ही इस विधिक प्राधिकार के अंतर्गत न्यायालय, विधि का न्यायालय प्रकल्पना कर सकेगा या प्रकल्पना करेगा. If there is authority of law, law here means the Indian Evidence Act. The court of law may proceed on that basis, and it may presume or it shall presume. So first requisite is authority of law. कहाँ है वो लॉ? देखिए ना ये सब सेक्शंस, ये है लॉ. ये देखिए, ये है लॉ. लॉ मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई सेक्शन जिसमें मैं प्रिज्यूम करने के लिए अधिकृत किया गया है या शैल प्रिज्यूम करने के लिए निर्देशित किया गया है. आपसे कोई पूछेगा अथॉरिटी ऑफ लॉ कहाँ है, तो आपको ये सेक्शंस बताने होंगे. शैल प्रिज्यूम के संबंध में ये सेक्शंस बताने होंगे. मे प्रिज्यूम के संबंध में पिछले लेक्चर में सेक्शंस का टेबल मैंने आपको दिया है और यहाँ भी लिख दिया है. आप यहाँ देखिए, ये मे प्रिज्यूम वाले सेक्शंस हैं और ये शैल प्रिज्यूम वाले सेक्शंस हैं. तो जब तक कोई सेक्शन नहीं होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तब तक कोई प्रिजम्पशन नहीं किया जा सकता है. सो फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ अ प्रिजम्पशन इज अथॉरिटी ऑफ लॉ, और उसमें आपको ये सारे सेक्शंस दिखाने चाहिए. सेक्शन 41, उसमें भी अथॉरिटी ऑफ लॉ है. सेक्शन 112
उसमें भी अथॉरिटी ऑफ लॉ है। सेक्शन 113 उसमें भी अथॉरिटी ऑफ लॉ है। जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी धारा का समर्थन नहीं होगा, आधार नहीं होगा। कोई तथ्य की प्रकल्पना, न तो मे प्रिज्यूम, न शैल प्रिज्यूम, न कंक्लूसिव प्रूफ, तीनों में से कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। सो फर्स्ट रिक्विजिट इज अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेक्शंस आपको बताने होंगे। मे प्रिज्यूम वाले सेक्शंस पूरा सेट बताइएगा, और शैल प्रिज्यूम वाले सेक्शंस यहां दिए हैं ऊपर, उन्हें बताएंगे। और कंक्लूसिव प्रूफ के तो केवल 3 ही सेक्शंस हैं, 41, 112 एंड 113, सिर्फ 3 सेक्शंस। अब आइए दूसरा, 3 रिक्विजिट्स हैं। पहला हो गया अथॉरिटी ऑफ लॉ, दूसरा ये न्यायालय के समक्ष आप प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं कि कोर्ट प्रिजम्पशन कर ले, या कि कोर्ट प्रिजम्पशन करने के लिए बाउंड है। तो कोर्ट मेरे या आपके कहने से ऐसे प्रिजम्पशन नहीं करेगा। वो कहेगा कि बेसिक तथ्य तो आप दिखाइए, प्रिलिमिनरी फैक्ट्स दिखाइए, उसके बाद ही तो प्रश्न उठेगा कि प्रिजम्पशन किया जाए या ना किया जाए। तो जो व्यक्ति न्यायालय से यह मांग करता है कि न्यायालय प्रिजम्पशन कर ले, या कि न्यायालय प्रिजम्पशन करने के लिए आबद्ध है, उसे प्रारंभिक तथ्य दर्शाने होंगे। कहाँ मिलेंगे ये प्रारंभिक तथ्य? कौन से प्रारंभिक तथ्य? तो आप कहिएगा कोई कॉमन प्रारंभिक तथ्य नहीं है। देयर इज नो कॉमन प्रिलिमिनरी फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड इन ईच एंड एवरी केस। प्रत्येक सेक्शन के प्रिलिमिनरी फैक्ट्स अलग अलग होते हैं। सेक्शन 41 का प्रिलिमिनरी फैक्ट अलग, सेक्शन 112 के प्रिलिमिनरी फैक्ट्स अलग, सेक्शन 113 के प्रिलिमिनरी फैक्ट्स अलग। इन सेक्शंस के हर एक के प्रिलिमिनरी फैक्ट्स अलग, और ये मे प्रिज्यूम वाले ये जो सेक्शंस हैं, इन सब के प्रत्येक सेक्शन के प्रिलिमिनरी फैक्ट्स अलग। ये ध्यान रखिएगा, प्रिलिमिनरी फैक्ट्स of each and every section differ. There cannot be any common preliminary facts to be proved in each and every case. तो जिस सेक्शन के अंतर्गत प्रिजम्पशन की बात की जा रही है, उस सेक्शन के द्वारा रिक्वायर्ड प्रिलिमिनरी फैक्ट्स प्रूव करने होंगे। पहले तो सेक्शन बताइए, किस सेक्शन में प्रिजम्पशन की बात है, बताइए वो कौन सा सेक्शन है। तो इतने सारे सेक्शंस हैं, आप जिसमें प्रिजम्पशन की मांग कर रहे हैं उस सेक्शन का रेफरेंस दीजिए, दिस इज द अथॉरिटी ऑफ लॉ। उसके बाद कोर्ट कहेगा चलिए हाँ ठीक है, सेक्शन तो मिल गया, अथॉरिटी ऑफ लॉ तो हो गई। अब वो उस अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी उस सेक्शन के द्वारा जो प्रिलिमिनरी फैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो प्रूव करिए। यस, दैट यू विल हैव टू प्रूव। चाहे मे प्रिज्यूम हो, चाहे शैल प्रिज्यूम हो, चाहे कंक्लूसिव प्रूफ हो, प्रिलिमिनरी फैक्ट्स तो प्रूव करने पड़ेंगे। तो दूसरी रिक्विजिट है कि अपेक्षित प्रारंभिक तथ्यों को स्थापित किया जाए। अपेक्षित प्रारंभिक तथ्यों को स्थापित किया जाए, और ये अपेक्षित प्रारंभिक तथ्य हर सेक्शन के लिए अलग अलग होंगे। तीसरा, न्यायालय कोई भी प्रकल्पना तभी करेगा जबकि विपक्षी द्वारा उस तथ्य को असिद्ध न किया गया हो। यदि विपक्षी ने असिद्ध कर दिया है, डिस्प्रूव कर दिया है, देन नो प्रिजम्पशन कैन बी रेज्ड। अथॉरिटी ऑफ लॉ है, ठीक, रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स भी सिद्ध कर दिए हैं, बहुत अच्छा। लेकिन यह भी तो ध्यान दीजिए कि विपक्षी ने साक्ष्य देकर उस तथ्य को डिस्प्रूव कर दिया है।
तो जब डिस्प्रूव कर दिया है साक्ष्य देके, तब कोई प्रिजम्पशन नहीं हो पाएगा। प्रिजम्पशंस आर आर्टिफिशियल रूल्स एंड दे हैव टू गो when positive evidence is adduced before the court. प्रकल्पना काल्पनिक विधिक नियम है, इसलिए जब विपक्षी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है, ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है तथा प्रकल्पित तथ्य को छिन्न भिन्न कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तब कोई भी प्रकल्पना नहीं की जा सकेगी। भला कोई काल्पनिक नियम स्पष्ट और ठोस साक्ष्य से टक्कर ले सकता है? उसके सामने ठहर सकता है? नहीं, कोई भी प्रिजम्पशन नहीं टिक पाएगा यदि विपक्षी साक्ष्य पेश करके सिद्ध कर देता है। तो 3 रिक्विजिट्स कौन कौन सी हुई, इन्हें विशेष ध्यान से तैयार कीजिए। पहला, अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी सेक्शन बताओ। सेक्शन बताओ, 20 सेक्शन है, जिस सेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो सेक्शन रेफर कीजिए। दूसरा, रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स एज शोन इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, उस विशेष धारा में इंगित प्रिलिमिनरी फैक्ट्स स्थापित कीजिए। हर सेक्शन के प्रिलिमिनरी फैक्ट्स अलग अलग हैं। जो भी सेक्शन आप प्रेस कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत प्रकल्पना की जानी चाहिए, तो उस सेक्शन द्वारा रिक्वायर्ड प्रिलिमिनरी रिक्विजिट फैक्ट्स इस्टेब्लिश करिए। और तीसरा, कि विपक्षी द्वारा साक्ष्य पेश करके कहीं प्रकल्पित तथ्य को मिथ्या तो सिद्ध नहीं कर दिया गया है, प्रकल्पना को डिस्प्लेस तो नहीं कर दिया है। यदि कर दिया है तो कोई भी प्रिजम्पशन नहीं होगा। लेकिन यदि तीनों बिंदु अपनी जगह पर स्थापित हैं, देखिए, अथॉरिटी ऑफ लॉ, दूसरा प्रूफ ऑफ रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स, तीसरा फैक्ट्स प्रिज्यूम्ड हैव नॉट बीन डिस्प्रूव्ड बाय द अपोजिट पार्टीज, अगर ये दिखा दिया जाता है तो न्यायालय तथ्य की प्रकल्पना कर सकेगा या करेगा, जैसा सेक्शन की रिक्वायरमेंट हो। चूंकि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के लिए अथॉरिटी ऑफ लॉ अपेक्षित है, लॉ का मतलब समझ गए, इंडियन एविडेंस एक्ट के तमाम सेक्शंस जिनका उल्लेख यहां किया मैंने अभी, तमाम सेक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट के, उसे कहेंगे अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो चूंकि अथॉरिटी ऑफ लॉ है, इसलिए कई बार लोग इसे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ भी बोल देते हैं। In fact, it is a presumption of fact, but since the presumption of fact is under the authority of law, so sometimes we call such presumptions as presumptions of law. इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह सही है कि प्रकल्पना केवल तथ्यों की होती है, विधि की नहीं, लेकिन तथ्यों की प्रकल्पना विधिक प्राधिकार के अधीन होती है, इसलिए हम चाहें तो इन्हें कह सकते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब यहां ये एक उदाहरण से समझते हैं इन 3 रिक्विजिट्स को। अथॉरिटी ऑफ लॉ, रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स, विपक्षी द्वारा असिद्ध ना किया गया हो, इसे समझाने के लिए और क्लियर करने के लिए मैंने एक उदाहरण सेक्शन 90 के आधार पर लिया है। सेक्शन 90 को बेस बनाया है ताकि इन तीनों बिंदुओं को, ये जो 3 रिक्विजिट्स ऑफ प्रिजम्पशंस हैं, प्रिज्यूमेबिलिटी की जो 3 रिक्विजिट्स हैं, उन्हें और समझने के लिए आइए सेक्शन 90 इंडियन एविडेंस एक्ट को रेफर करते हैं। सेक्शन 90 क्या हो गया? अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेक्शन आ गया तो हो गया अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो पहला पॉइंट हो गया अथॉरिटी ऑफ लॉ, यस, सेक्शन 90।
सेक्शन 90 अफोर्ड्स अथॉरिटी ऑफ लॉ, धारा 90 विधिक प्राधिकार प्रदान करती है। दूसरा ये सेक्शन 90 में रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स क्या है? हर सेक्शन के अपने खास रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, आपने उदाहरण सेक्शन 90 का लिया है, तो सेक्शन 90 में कौन से रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स हैं ये देखिए। पहला, दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है। द डॉक्यूमेंट इज 30 years old। दिखाइए कि दस्तावेज 30 साल पुराना है। मैंने दिखा दिया कि देखिए स्टैम्प पेपर देखिए, उस पर मोहर लगी हुई है, उसमें डेट्स लिखी हुई है और गवाहों के भी हस्ताक्षर के साथ, डेट के साथ हस्ताक्षर है और सब 1960 के हैं, 1960 के, 30 साल से भी पुराना है। तो सेक्शन 90 के खास परिप्रेक्ष्य में रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट, डॉक्यूमेंट इज 30 years old। और कोई रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट? हाँ, एक और, ये देखिए, ये जो दस्तावेज है ये 30 वर्ष पुराना है और साथ ही ये प्रॉपर कस्टडी में से लाकर पेश किया गया है। इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। जब कोई दस्तावेज प्रॉपर कस्टडी से लाकर पेश किया जाता है तो उस पर भरोसा बढ़ जाता है। उसमें छेड़छाड़ की संभावना, उसमें मैनिपुलेशन की संभावना, फोर्जरी की संभावना कम हो जाती है या नहीं रह जाती है। तुम्हारा हाई स्कूल सर्टिफिकेट है और वो तुम्हारे पर्सनल अलमीरा में से ला करके पेश किया गया है, आपके पर्सनल पोजीशन से ला के पेश किया गया है, हाँ, तो प्रॉपर कस्टडी है। तुम्हारा हाई स्कूल सर्टिफिकेट तुम्हारी ही कस्टडी में तो होगा, मेरी कस्टडी में तो नहीं होगा ना। तो प्रिलिमिनरी रिक्विजिट फैक्ट सेक्शन 90 के परिप्रेक्ष्य में दो हुए। पहला, दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है, उससे अधिक भी हो सकता है, न्यूनतम 30 वर्ष पुराना है। और दूसरा, यह दस्तावेज प्रॉपर कस्टडी में से प्रस्तुत किया गया है। द डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। समुचित अभिरक्षा में से प्रस्तुत किया गया है। ये दो रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट हैं सेक्शन 90 के लिए। तो सेक्शन 90 क्या हो गया? सेक्शन 90 हो गया अथॉरिटी ऑफ लॉ, और सेक्शन 90 के अंतर्गत ये दो बातें कि दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है और ये प्रॉपर अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया है। ये क्या होगा? ये दोनों रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स हैं विद रेफरेंस टू सेक्शन 90। हर सेक्शन का अलग अलग होता है, इसमें ये दो चीजें दिखा दीजिए। और तीसरा दिखाइए कि विपक्षी ने इसे असिद्ध नहीं किया है। द अपोजिट पार्टी हैज नॉट डिस्प्रूव्ड इट, कि ये दस्तावेज 30 साल पुराना नहीं है, या कि ये दस्तावेज प्रॉपर कस्टडी से नहीं लाया गया है, या कि ये दस्तावेज फोर्ज्ड है। ऐसा कुछ तो विपक्षी ने दिखाया नहीं, डिस्प्रूव नहीं किया। बस तो तीन चीजें होती हैं, अथॉरिटी ऑफ लॉ, इस केस में सेक्शन 90 इज द अथॉरिटी ऑफ लॉ। प्रिलिमिनरी रिक्विजिट फैक्ट्स, सेक्शन 90 के परिप्रेक्ष्य में प्रिलिमिनरी रिक्विजिट फैक्ट्स हुए दो। दस्तावेज 30 वर्ष पुराना है, दूसरा यह उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया है, और तीसरा विपक्षी ने प्रकल्पित तथ्य को असिद्ध नहीं किया है। ये देखिए, मैंने यहां लिखा है प्रकल्पनीयता की ये तीन अपेक्षाएं संतुष्ट हो जाने पर कोर्ट, धारा 90 के अंतर्गत कोर्ट अपना विवेक प्रयोग करेगा। सेक्शन 90 में प्रिज्यूम है, ये ध्यान रखिएगा। सेक्शन 90 रिलेट्स टू मे प्रिज्यूम, ये शैल प्रिज्यूम नहीं है, मे प्रिज्यूम। तो जब तीनों रिक्विजिट्स दिखा दिया, अथॉरिटी ऑफ लॉ दिखा दिया, रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स भी दिखा दिया, विपक्षी ने असिद्ध नहीं किया है यह भी दिखा दिया, तब उसके बाद न्यायालय कहेगा सेक्शन 90 ये तो मे प्रिज्यूम का केस है,
मैं इसमें प्रिज्यूम नहीं करूंगा। जज ने कहा, कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस केस में मैं प्रिजम्पशन नहीं करूंगा। न्यायिक अंतःकरण इसे प्रिजम्पशन योग्य नहीं मान रहा है। न्याय की मांग प्रिजम्पशन करने की नहीं है। हाँ, तो मत कीजिए। मे प्रिज्यूम में ऑप्शन होता है, डिस्क्रिशन होता है। मैंने अपना काम कर दिया, तीनों बातें दिखा दिया। अब प्रिजम्पशन करना है या नहीं करना है ये कोर्ट तय करे, क्योंकि ये मामला मे प्रिज्यूम का है। अगर शैल प्रिज्यूम का होता तो न्यायालय के पास कोई ऑप्शन न बचा होता। आगे हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन ये सेक्शन 90 है और इसमें है मे प्रिज्यूम, तो न्यायालय के पास ऑप्शन होगा, डिस्क्रिशन होगा। मैंने अपना काम कर दिया। अब न्यायालय अपने न्यायिक अंतःकरण के आधार पर और न्याय की मांग के आधार पर निर्णय करे कि वह प्रिजम्पशन करना अपेक्षित समझता है या नहीं समझता है। अगर वो प्रिजम्पशन कर लेगा तो मैं प्रारंभिक सिद्धभारिता से मुक्त हो जाऊंगा। सपोज द कोर्ट रेजेस ए प्रिजम्पशन, then this party shall be absolved of initial burden of proof। इतनी राहत मुझे मिल जाएगी। मान लीजिए कोर्ट ने दूसरा दृष्टिकोण अपना लिया और उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रकल्पना नहीं करेंगे। जुडिशियल कॉन्शियंस या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसमें प्रकल्पना करने की अनुमति नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं। अगर न्यायालय प्रिजम्पशन न करने का निर्णय लेता है तो मैं आपको पीछे के लेक्चर्स में बता चुका हूं, मैं हताश नहीं हो जाऊंगा कि कोर्ट ने प्रिजम्पशन नहीं किया। कोई बात नहीं है, नहीं किया नहीं किया। मैं साक्ष्य ला करके उस चीज को सिद्ध कर दूंगा जो प्रिजम्पशन किए जाने की स्थिति में सिद्ध करने से मैं बच जाता। If the court refuses to make a presumption, the court shall demand, नहीं साहब, साक्ष्य लाइए। प्रिजम्पशन तो नहीं करेंगे, साक्ष्य लाओ। कोर्ट में कॉल फॉर एविडेंस में प्रिज्यूम है ना, तो न्यायालय प्रिजम्पशन करने से इनकार कर सकता है एंड इट में कॉल फॉर एविडेंस, और साक्ष्य की मांग कर सकता है। तो कोई बात नहीं, मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर दूंगा और अपनी बात स्थापित कर दूंगा। प्रिजम्पशन का जो इनिशियल लाभ मुझे मिलने वाला था वो नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, मैं साक्ष्य प्रस्तुत करके अपनी बात स्थापित कर दूंगा। कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। साक्ष्य मांग सकता है कि नहीं, प्रिज्यूम नहीं करेंगे, साक्ष्य लो। सेक्शन 90 में कोर्ट प्रिज्यूम क्या करेगा? मान लो कोर्ट ने कहा ठीक है प्रिज्यूम कर लेते हैं, तो क्या प्रिज्यूम करेगा? प्रिज्यूम ये करेगा जो ये 30 साल पुराना दस्तावेज है और जो प्रॉपर कस्टडी से लाकर पेश किया गया है उस पर मेरे हस्ताक्षर है, मेरे द्वारा साइंड शो हो रहा है, मेरे द्वारा एग्जीक्यूटेड शो हो रहा है, मेरे द्वारा साइंड शो हो रहा है, मेरे द्वारा एग्जीक्यूटेड शो हो रहा है, मेरी हैंड राइटिंग में होना कहा जा रहा है। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है 30 साल पुराना दस्तावेज है और प्रॉपर कस्टडी से पेश किया गया है, तो जिसके हैंड राइटिंग में होना कहा जा रहा है उसी की हैंड राइटिंग में ये होगा, हम मान के चल सकते हैं। जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना कहा जा रहा है उसने ही इसे हस्ताक्षरित किया होगा, यह मानकर चल सकते हैं। जिसके द्वारा निष्पादित होना दर्शित हो रहा है वाकई में उसने ही निष्पादित किया होगा। कोर्ट इस प्रिजम्पशन पर प्रोसीड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब यहां आइए शैल प्रिज्यूम। पिछले लेक्चर्स में मे प्रिज्यूम पर हम लोगों ने काफी लंबा डिस्कशन किया। मे प्रिज्यूम पर पीछे वाला लेक्चर, इसके पहले वाला लेक्चर 3, उसमें काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया था। पीछे के जितने भी प्रिजम्पशन से संबंधित लेक्चर्स हैं उनको एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि बार बार दोहरा कर कितना समय क्यों खर्च किया जाए। अपने शॉर्ट पिन पॉइंटेड नोट्स होने से यह लाभ होता है कि हम दोबारा फिर इतना समय नहीं खर्च करेंगे। आइए शैल प्रिज्यूम पढ़ते हैं। धारा 4 में प्रिज्यूम की परिभाषा है, धारा 4 में ही शैल प्रिज्यूम की भी परिभाषा है और धारा 4 में ही
कंक्लूसिव प्रूफ की भी परिभाषा है। तो कंक्लूसिव प्रूफ तो अभी छोड़िए, लेट अस सी शैल प्रिज्यूम। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्देशित है, शैल प्रिज्यूम है तो इसमें निर्देशित होगा, और मे प्रिज्यूम में प्रोवाइडेड होता है, और कंक्लूसिव प्रूफ में डिक्लेयर्ड होता है। प्रोवाइडेड, डायरेक्टेड, डिक्लेयर्ड। देखिए यहां डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड देखते ही कहिए ओ शैल प्रिज्यूम का मामला है ये। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्देशित है कि न्यायालय किसी तथ्य की प्रकल्पना करेगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, निर्देश है, विधायी निर्देश है, स्टैट्यूटरी डायरेक्टिव है। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्देशित है कि न्यायालय अमुक तथ्य को प्रकल्पित करेगा, वहां न्यायालय उस तथ्य को प्रूव्ड मानकर चलेगा। जाहिर है कि प्रूव्ड मानकर चलेगा बशर्ते असिद्ध न किया गया हो। अपोजिट पार्टी ने असिद्ध कर दिया है, तब भी क्या वो प्रूव्ड मानकर चलेगा? नहीं। पीछे अभी बता चुका हूं आपको, असिद्ध कर दिए जाने पर कोई प्रिजम्पशन नहीं होता। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधानित है कि न्यायालय अमुक तथ्य की प्रकल्पना करेगा, वहां न्यायालय उक्त तथ्य को सिद्ध हुआ मानेगा, जब तक कि विपक्षी द्वारा उसे असिद्ध न कर दिया गया हो। क्या न्यायालय यह कह सकता है कि नहीं हम प्रिजम्पशन नहीं करेंगे? इसमें यह शैल प्रिज्यूम है ना। शैल प्रिज्यूम में कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। यदि विपक्षी ने असिद्ध नहीं किया है तो फिर न्यायालय बाध्य है प्रिजम्पशन करने के लिए। वो साक्ष्य की मांग मुझसे नहीं कर सकता। मैं प्रिज्यूम में कोर्ट क्या कर सकता? नहीं, प्रिजम्पशन नहीं करेंगे, साक्ष्य लाइए। कोर्ट में कॉल फॉर एविडेंस। बट इन केस ऑफ मे प्रिज्यूम, इन केस ऑफ शैल प्रिज्यूम, कोर्ट कैनॉट कॉल फॉर एविडेंस। न्यायालय साक्ष्य की मांग इसमें नहीं कर सकता है, उसे प्रिजम्पशन करना ही होगा। सेक्शन 4 में शैल प्रिज्यूम की यह परिभाषा है, आपने इसको पढ़ा। और शैल प्रिज्यूम से संबंधित ये सेक्शंस देखिए, ये सभी सेक्शंस 79 to 81, यानी 79, 80, 81, नया सेक्शन 81A, और फिर 82, 83, 84 and 85. Thereafter 3 new insertions, 85A, 85B and 85C. Thereafter section 89. Section 89 को आपको मैं अभी समझाऊंगा ठीक उसी तरह जैसे यहाँ सेक्शन 90 समझाया, सेक्शन 89 भी समझाता हूँ अभी आपको। इसके बाद देखें 105, 113B एंड 114A, ये सब शैल प्रिज्यूम है। इनमें न्यायालय के पास कोई विवेक नहीं बचेगा। यदि मामला इन सेक्शन में आ रहा है तो अथॉरिटी ऑफ लॉ हो गया। उसमें जो रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट है, बताया हर सेक्शन का अपना अलग अलग होता है, वो मैंने दर्शा दिया। विपक्षी असिद्ध नहीं कर सका तो बस न्यायालय को प्रिजम्पशन करना ही होगा। न्यायालय के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ये निर्देश है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, उसे प्रिजम्पशन करना ही होगा। आइए सेक्शन 89 से विषय को और समझ लेते हैं। सेक्शन 89 क्या हो गया? कह देना अथॉरिटी ऑफ लॉ। सेक्शन का मतलब ही हो गया अथॉरिटी ऑफ लॉ। और इसमें रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स क्या है? रिक्विजिट प्रिलिमिनरी फैक्ट्स क्या है? ये दो हैं। मैंने विपक्षी से कहा आपके पास एक दस्तावेज है, कृपया उसे पेश कीजिए। मैं प्लेंटिफ हूं। मैंने डिफेंडेंट से कहा मिस्टर डिफेंडेंट, देयर इज अ डॉक्यूमेंट इन योर पोजीशन
प्लीज प्रोड्यूस इट। मैंने उसको नोटिस टू प्रोड्यूस भी भेजा, प्रस्तुतिकरण हेतु मैंने उनको लिखित नोटिस भी भेजा कि आपके पोजीशन में, आपके पावर में अमुक दस्तावेज है और इस लिखित नोटिस के द्वारा मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि वह दस्तावेज आप प्रस्तुत करें। किया उसने प्रस्तुत? नहीं किया। डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए उनसे कहा गया, उन्हें प्रस्तुतिकरण हेतु लिखित नोटिस भी नियमानुसार दिया गया। इसके बाद भी उस प्रतिवादी ने वह दस्तावेज जिसे कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की उनसे अपेक्षा की जा रही थी, प्रस्तुत नहीं करता है। He fails to produce the document in question despite a due notice to produce served upon him. नहीं पेश किया तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, न्यायालय शैल प्रिज्यूम। क्या प्रिज्यूम करेगा न्यायालय? यहां पर देखो, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो जो दस्तावेज है जो मांगा जा रहा था वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड था, उसके एग्जीक्यूशन में कोई खामी, कोई कमी या कोई वीकनेस नहीं थी। ऐसा प्रिजम्पशन किया जाएगा कि दस्तावेज एकदम चाक चौबंद था, वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड था। और ये भी प्रिजम्पशन किया जाएगा कि उस पर पर्याप्त टिकट भी लगा हुआ था, नियमानुसार उस पर जितना स्टैंप लगना चाहिए था उतना वो स्टैंप भी बियर कर रहा था। और ये भी माना जाएगा कि वह नियमानुसार प्रमाणित था, नियमानुसार अटेस्टेड था, यह मान लिया जाएगा। मैंने आपको नोटिस दिया, क्या नोटिस टू प्रोड्यूस इन राइटिंग दिया और आपसे कहा कि फला दस्तावेज जो आपके पोजीशन में है, पावर में है, कृपया उसे न्यायालय में पेश करें या मुझे सौंपें। नोटिस के बावजूद ना आपने मुझे वो दस्तावेज सौंपा या दिखाया और न ही वो दस्तावेज आपने न्यायालय में पेश किया, तो न्यायालय यह प्रिज्यूम करेगा, कर सकता है, मत बोलिएगा। शैल प्रिज्यूम पढ़ा है आप, कोर्ट शैल प्रिज्यूम क्या? कि वो जो डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन है दैट इज ड्यूली एग्जीक्यूटेड, दैट द डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन इज ड्यूली स्टैम्प्ड, दैट द डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन इज ड्यूली अटेस्टेड, ये तीनों प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। न्यायालय मुझसे साक्ष्य नहीं मांग सकेगा, ये शैल प्रिज्यूम है। कोर्ट कैनॉट कॉल फॉर एविडेंस। अब मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम, इनको थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिए, इनकी थोड़ा तुलना कर लीजिए, अंतर भी देखिए और समानता भी देखिए। देखिए, जब डिस्टिंक्शन कहा जाए कि डिस्टिंक्शन बताइए तो केवल अंतर बताया जाता है, और जब कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए तो उसमें अंतर भी बताया जाता है और उसमें समानता भी बताई जाती है। मैंने यहाँ जानबूझकर हेडिंग डाला है कंपैरिजन, ताकि हमें डिस्टिंक्शन और सिमिलैरिटीज दोनों पता चल जाए। मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट के पास ऑप्शन होता है। वो कह सकता है कि इस केस में प्रिजम्पशन करने लायक नहीं लग रहा है, न्यायिक अंतःकरण कह रहा है कि ये प्रिजम्पशन के लिए फिट केस नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करते हुए न्यायालय ने प्रिजम्पशन करने से इनकार कर दिया। डिस्क्रिशनरी है और ऑप्शनल है। लेकिन शैल प्रिज्यूम में वहां कहां डिस्क्रिशन है, वहां कहां ऑप्शन है? वो तो निर्देश है ना, दैट इज मैंडेटरी। कोर्ट हैज नो ऑप्शन। और यहां देखिए, मे प्रिज्यूम में कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर भी सकता है और चाहे तो यह कह सकता है कि प्रिज्यूम नहीं करेंगे, साक्ष्य लाओ, इट में कॉल फॉर एविडेंस। लेकिन शैल प्रिज्यूम में कोर्ट प्रिज्यूम करने के लिए बाउंड है, वो ये कभी नहीं कह सकता एविडेंस लाइए, इट कांट कॉल फॉर एविडेंस। ध्यान रखिएगा, मे प्रिज्यूम में न्यायालय एविडेंस की मांग कर सकता है अगर उसने प्रकल्पना नहीं किया। शैल प्रिज्यूम में तो उसे प्रकल्पना करना ही करना है, तो वो वहां पर साक्ष्य की मांग नहीं कर सकता है। और तीसरा देखिए, मे प्रिज्यूम लिबरल है,
प्रिज्यूम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, थोड़ा उदार है, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन शैल प्रिज्यूम स्ट्रिक्ट है, कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, उसमें तो प्रिजम्पशन करना ही पड़ेगा। हालांकि विपक्षी में प्रिज्यूम को भी रेबट कर सकता है, असिद्ध कर सकता है, और विपक्षी शैल प्रिज्यूम के मामले में भी असिद्ध कर सकता है। इसलिए दोनों ही रेबटेबल प्रिजम्पशन है। असिद्ध करने का मौका विपक्षी को में प्रिज्यूम में भी मिलता है, असिद्ध करने का अवसर उसे शैल प्रिज्यूम में भी मिलता है। दोनों ही इसलिए रेबटेबल प्रिजम्पशंस हैं। मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम बोथ आर रेबटेबल प्रिजम्पशंस। और लास्ट में तो कुछ है नहीं, ये प्रोविजंस हैं, एक जगह इनको लिख दिया गया है। मे प्रिज्यूम वाले सेक्शंस एक जगह चौथे पॉइंट में कलेक्ट कर दिए हैं, और शैल प्रिज्यूम वाले सेक्शंस उन्हें भी एक ही जगह कलेक्ट कर दिया गया, यहाँ भी लिखे हुए, उन्हीं को यहाँ उतार दिया गया है। और ये आप पिछले लेक्चर को देखें, उसमें मिलेगा, उसको यहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।